नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी रेट, यानी उनकी रेट या स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसमें पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप पढ़ोगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। एक हम पढ़ेंगे इसमें आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली रेट हम किस रिएक्शन की देखते हैं, इसका जो है वो इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। जैसे हम केमिकल्स बनाते हैं तो आपको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें आपके जो केमिकल्स बनते हैं, अगर उनकी रेट हमें पता चल जाए कि इस रेट से वो ज्यादा जल्दी बनेंगे तो हम उसी रेट से बनाएंगे ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो। क्योंकि कोई भी कंट्री उसमें केमिकल कितना यूज हो रहा है ये इस बात को शो करता है कि वो कितना डेवलप्ड है। कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वहां पर कितना केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री लग रही है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में और जेई में। नीट और जेई में अच्छा मैम, केमिकल में हार्म तो ज्यादा करते हैं ना? केमिकल हार्म तो करते हैं लेकिन हमारी सारी इंडस्ट्री वगैरह जो होती है वो उन्हीं पे बेस्ड है। जैसे अगर हम घर की बात करें, घर में जो हम बैटरी यूज करते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ किंग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा उतना वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। इसमें 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप आसानी से निकाल लोगे इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि रेट क्या होती है। क्या होती है रेट? सबसे पहले हेडिंग है रेट। रेट क्या होती है? व्हाट इज रेट? स्पीड या कह सकते हैं चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी with respect to time, with respect to time is called rate। मतलब कोई भी चीज उसकी क्वांटिटी में टाइम के हिसाब से जितना चेंज होता है उसे हम रेट कहते हैं। कि कोई चीज इस रेट से बढ़ रही है या इस रेट से घट रही है, उसकी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसे हम रेट कहते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। यही होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो आप किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे डिटरमाइन करते हो कि कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और कितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यानी इसमें भी हम 2 चीजें लेते हैं। अगर आपके रिएक्टेंट एक्वस कंडीशन में है तो आप लोगे कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन 2 तरीके की हो गई। रिएक्टेंट की तो डिक्रीज होगी और
प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, और जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसी रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में लिए, पहला तो आपका था एक्वस फॉर्म में, दूसरा आपका गैसियस फॉर्म में लिए आपने, तो उस केस में क्या होगा, उसमें देखते हैं हम प्रेशर कि रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है और प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है, और उसी के हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो। तो इसके लिए दोनों इक्वल हो तो, दोनों इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम है। दोनों इक्वल, हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ कैसे रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, हमें केवल कोई चीज को बनाना है, हमें बस ये देखना है कि किस तरीके से कोई चीज बढ़ जाए हमारी। तो इक्विलिब्रियम के बाद में बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बने हमारा। क्लियर? चलिए अब लिखिए इसकी डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की। द चेंज ऑफ concentration or pressure of reactant। हिमांशी समझ में आ रहा है? हिमांशी है भी है या नहीं है? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। And product with respect to time is called rate of reaction, is called rate of reaction। नोट कर लीजिए, is called rate of reaction। The change of concentration of reactant or product with respect to time is called rate of reaction। अब हम किस टाइप की रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन करते हैं, लिखो। The types of chemical reaction according to rate। इस टाइप की रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन करते हैं। एक रिएक्शन है जो वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, तुरंत हो जाती है। जैसे आपने चाय बनाई और चाय में दूध डालते ही वो व्हाइट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, रेट इतनी ज्यादा फास्ट है उसकी। आपने क्या किया, NaCl में AgNO3 डाला तो AgCl का बाइट पीपीटी आ गया। तो इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी हो रही है, वो तो डालते ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। यानी जो रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है उनकी रेट को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो इनको कहते हैं वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लिखिए, नोट कर लिया इतना? नोट कर लिया? हाँ कर लिया। लिखिए, which finished in fractions of time is called instantaneous reaction। एग्जाम्पल है आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन में क्या है, NaCl प्लस AgNO3 एरो
AgCl प्लस मैम ये फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल है। हाँ, फास्ट सेक्शन की जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है ना वो सब फास्ट होती है। इनमें क्या है, Na प्लस आयन है, माइनस आयन है, Ag प्लस आयन है और NO3 माइनस आयन है। और केवल क्या हो रहा है, इनमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाती है, लगभग 10⁻⁻6 सेकंड्स में, 10⁻⁻6 सेकंड्स में हो जाती है। इतनी जल्दी होती है, तो इसलिए हमें इनकी रेट डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे लिखेंगे। यस मैम। हाँ, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। मैम मैंने इसके एग्जांपल तो लिखे नहीं, आपने रब कर दिए। एक बार बोलना क्या क्या आयनिक रिएक्शंस। लिखो NaCl NaCl प्लस AgNO3, हाँ एरो AgCl प्लस NaNO3 हाँ और आयंस है प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, कॉमा Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, लिखिए। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, impossible to calculate the rate of these reactions experimentally. Experimentally. नोट कर लिया? यस मैम। अब दूसरा लिखिए, वेरी स्लो रिएक्शन, जो कई कई साल में होती हैं, तो उनकी निकालेंगे हम। मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लग रही है, बहुत टाइम लगता है उसमें, और आजकल तो इतने तरीके चल गए कि आयरन में जंग लगती भी नहीं है, पेंट कर देते हैं, उस पर ग्रीसिंग कर देते हैं। तो उन रिएक्शंस को भी आपको उनकी भी रेट निकालने की जरूरत नहीं है। लिखिए, विच कंप्लीट इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लिख दो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा, ये कई साल ले लेती है, ईयर्स लेती है। तो इनकी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तीसरा आता है आपका मॉडरेट टाइप का, MODERATE, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, ना ज्यादा तेज ना धीरे, विच कंप्लीट in definite time, यानी जो कुछ टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें आप कहते हैं मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लिखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। दूसरा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, नोट कर लिया? यस मैम। तीसरा लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या फॉर्मेशन होता है? N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। इसमें क्या है?
N और N के बीच बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। H और H के बीच बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। और N और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी इनमें तो होगा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और इसमें होगी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब आप कहोगे मैम ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस था, आपने सिंगल कैसे लाइन लगा के बना दिया? क्योंकि हमेशा हमें इस चैप्टर में फॉर्मेशन की तरफ देखना है, हमें उल्टे रिएक्शन की तरफ नहीं देखना। हमें हमारा जो पर्पस है किस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादा बने, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर सारे रिएक्शन को यूनिडायरेक्शनल लिखूंगी। समझ में आ गई बात? और देखो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में भी टाइम लगता है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में भी टाइम लगता है, पर उतना टाइम भी नहीं लगता कि रस्टिंग ऑफ आयरन में लगता था, और उतनी जल्दी भी नहीं होती जितनी कि आपकी आयनिक रिएक्शन थी। तो इनमें कुछ इस टाइप का टाइम लगता है कि आप देख पाते हो। अच्छा एक एग्जांपल दे रही हूँ, रेल के डब्बे आपने जाते हुए देखे, ट्रेन जाते हुए देखिए? जब बहुत स्पीड में होती है ट्रेन तो हम उसको डब्बे गिन नहीं पाते, नहीं गिन पाते ना, और जब बहुत धीरे है तो वो खड़ी है, ठीक है। लेकिन हम डब्बे कब देख पाते हैं? जब एक मॉडरेट स्पीड में जा रही होती है तो हम काउंट कर पाते हैं कि इतने डब्बे ट्रेन में लगे हुए हैं। होता है कि नहीं आता? वही चीज है कि हम बहुत फास्ट रिएक्शन को भी नहीं देख पाते और बहुत स्लो रिएक्शन को भी नहीं देख पाते। हम केवल जो चेंज धीरे धीरे एक मतलब फिजिकल टाइम में हो उसको हम देख पाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। हम इस चैप्टर में इसी टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऑल मॉलिक्यूलर reactions are moderate speed reaction. Moderate speed reaction. कर लिया नोट? देखो बेटा, जो अब मैं सिखाना वो आप अगर कहीं भी अटक हो तुरंत पूछ लेना मुझसे। अगर ये नहीं आया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डालिए हेडिंग। मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली ए से बी और इसके आगे हमने 1 लगा दिया। 1 क्या है? इसकी स्टोकियोमेट्री। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टोकियोमेट्री, जिससे आप बैलेंस करते हो किसी भी रिएक्शन को। हम नंबर ऑफ मोल्स लगा देते हैं ना इसके आगे, इसे स्टोकियोमेट्री क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्री। STOCHIOMETRY स्टोकियोमेट्री। ठीक है। अब हमने क्या किया, T=0 था हमारा, जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी उस वक्त हमारी एक ही कंसंट्रेशन थी A0। स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट A लिया, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? A0। और स्टार्टिंग में B तो बनेगा नहीं, तो B था हमारा 0। फिर आपने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में आपने कंसंट्रेशन नोट की। अब आपने क्या देखा, A0 में से कुछ अमाउंट आपका माइनस का कुछ निकल गया अमाउंट। तो हमने क्या किया, उसको हमने बचे हुए अमाउंट को हमने AT मान लिया। अभी मैं बताऊंगी AT बराबर, और हमारा बना प्रोडक्ट जो था वो BT। हमने ये मान लिया कि उस टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन थी वो AT हो गई और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो BT हो गई। अब AT क्या है? हम मानते हैं AT बराबर है A0 माइनस, हमने X अमाउंट रिमूव किया था इसमें से कुछ X अमाउंट रिमूव किया। अब जिस प्रपोर्शन में आपका कोफिशिएंट लगा होता है ना स्टोकियोमेट्री वाला, उसी कोफिशिएंट में आप
x को लगा देंगे। अगर यहाँ 2 होता तो आप यहाँ 2 लगा देते, यहाँ पर 1 है तो आप 1। समझ, इसी तरीके से करेंगे, याद रख लेना इस चीज को। अगर यहाँ 2 होता, अगर a के आगे 2 होता, a के आगे 2 होता तो यहाँ 2 लगाते हम, क्योंकि a के आगे 1 लगा हुआ है तो हम यहाँ भी 1 लगाएंगे। अब जब x निकल रहा है तो a से एक b बन रहा है, तो a नॉट में से x निकला तो क्या बनेगा, 1x। जितना निकलता उतना ही, जितना निकलता है उतना ही बनता है। मतलब BT 1x के इक्वल है। हाँ, 1x के बराबर है। जैसे आपको याद है C माइनस सी प्रोडक्ट में भी C अल्फा बनता था, याद आया? हाँ। जितना निकालते उतना ही तो बनेगा। आएगा कहाँ से, रिएक्टेंट से तो आएगा, और जितना रिएक्टेंट को आप डिकम्पोज करोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो आपने AX डिकम्पोज किया तो AX बना, सॉरी 1x डिकम्पोज किया तो 1x बना। समझ में आई बात? समझ में? और हमेशा ध्यान रखना AT जो है वो A नॉट से कम है, AT की वैल्यू A नॉट से कम है। इतना नोट करो। और समझ में आया कि नहीं आया ये बता दूंगी। आ गया। अब आगे आपने यही रिएक्शन है, यही है ना। यहाँ पर आपका A डिसअपियर हो रहा है और B अपीयर हो रहा है। A की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यही हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ appearance of A, rate of disappearance of A क्या हो जाएगा, change in concentration of A with respect to change in time, with respect to change in time। लेकिन हमेशा ध्यान रखना रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपसे मैंने पूछा आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, कभी ये बताओगे -2 मीटर पर सेकंड? नहीं होगी ना। अगर खड़े भी हो तो आप इसे माइनस नहीं कर सकते। खड़े हो 0 हो सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। अब लेकिन अब आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, अगर मैं ये कहूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A है, यानी AT माइनस A नॉट है, यही तो होगी AT माइनस A नॉट ऑन स्टार्टिंग टेम्परेचर टाइम कितना था T माइनस 0, नहीं होगा। अब आप देखो अगर मैं इसके हिसाब से AT की अगर मैं ये वैल्यू निकालूं AT माइनस A नॉट, मुझे तुम्हारे में ना शायद आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ देखो AT माइनस A नॉट की अगर वैल्यू निकालूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि A नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है AT से, तो ये ओवरऑल किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओवरऑल किस में आएगा, माइनस में। दिव्य? यस मैम। यस मैम, माइनस में आएगा। माइनस में आएगा, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि रेट कभी माइनस में नहीं होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ऊपर यहाँ माइनस लगा देंगे कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर भी माइनस AT माइनस A नॉट अपॉन T माइनस 0। तो इससे जो ओवरऑल वैल्यू आएगी आपकी वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और वैसे भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन A की डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। कंसंट्रेशन A की डिक्रीज हो रही है। इतना समझ में आया आप लोगों को कि माइनस क्यों लगाया? यस मैम। माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गया ना। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। मैंने लिखा माइनस AT माइनस A नॉट
अपॉन टी माइनस 0। अब ए टी माइनस ए नॉट किसके बराबर था? देखो आपको मैं लिखवाया है x के इक्वल, x के इक्वल, माइनस एक्स आ जाएगा और ये बाहर भी माइनस एक्स है, अपॉन टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स अपॉन टी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक यस है, मैम, तो लिख दीजिए रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, so to make it positive we should apply negative sign या minus sign before the change in concentration of reactant. Before the change in concentration of reactant. Before the change in concentration of the reactant. इतना समझ में आ गया? यस मैम, चलिए अब हमने कितने रिएक्टेंट के लिए लिखा, अब हमारा प्रोडक्ट भी तो है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या है? बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ appearance of B, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन concentration of B अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब B क्या है आपका? B है आपका BT माइनस 0 अपॉन T माइनस 0, और BT की वैल्यू कितनी है आपकी? X, और T है ये, यानी ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, और ये हमें पता ही है कि रेट ऑफ अपीयरेंस किस में आएगी? पॉजिटिव में। ठीक है, और आप ये देखो यहां भी हमारा एक्स बाई टी आया है, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखा था वहां भी क्या आया है? हमारा एक्स बाई टी। यानी जिस रेट से आपका रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उसी रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है। यानी आप दोनों में से किसी को भी निकाल दोगे तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, इज इक्वल टू एक्स बाय टी। इतना समझ में आ गया? ये तो था जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम थी। अब कई बार सेम भी तो नहीं होगी ना, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे? इतना नोट कर लिया आपने? इतना नोट कर लिया? अभी रेट और अब ये जो तीनों चीजें है ना, ये है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। ये किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी ये है एक्स बाई टी। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी या एक्स बाई टी के बराबर। इसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई एग्जांपल दूसरा दे रही हूं, आपने एक रिएक्शन ली 2A से 3B बन रहा है, 2A से 3B बन रहा है।
अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग हो गए आपके। अब भाई स्टार्टिंग पे करो, t इज इक्वल टू 0, यहां मान लिया आपने a नॉट, ये मान लीजिए 0, फिर t इज इक्वल टू t। अब a नॉट माइनस, मैंने कहा था जिस 2x उसी में 2x। अब 2 से 3 b नॉट माइनस 3x। हाँ 2a से 3 बन रहा है, 2x से कितना बनेगा, 2b 2x, तो 3x, ये बन जाएगा 3x, यानी bt आपका हो जाएगा 3x। जिस प्रोपोर्शन में a घट रहा है और b बना रहा है, उसी प्रोपोर्शन में x घटेगा और x बनाएगा। जैसे 2x आपने 2a से 3b बन रहा था, तो 2x से 3x बनेगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 6 होता तो 5x से 6x बनता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस प्रपोर्शन में x बनेगा उसी प्रपोर्शन में x से दूसरा वाला x बनेगा, इधर से घटेगा उधर बनेगा। ठीक है, अब लिखो रेट ऑफ disappearance ऑफ a क्या हो जाएगा, माइनस, अब पता है माइनस क्या होता है, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, तो ये हो जाएगा आपका माइनस at माइनस a नॉट अपॉन डेल्टा, t माइनस टी नॉट करो, t माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस a नॉट माइनस 2x माइनस a नॉट अपॉन t, इससे ये कट गया और माइनस माइनस का आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया 2x बाई टी, 2x बाय टी, 2x बाय मैम। हाँ, जो आपने लिखा 80 माइनस मतलब a नॉट, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, हाँ माइनस डायरेक्ट 2x। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। ये तो ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए ताकि समझ में आता रहे तुम्हें। इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। यस मैम। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये हो जाएगी आपकी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगी बी टी माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, और ये हो जाएगी 3x अपॉन टी, 3x अपॉन टी। अब भाई ये तो 3x अपॉन टी आ रही है और वो 2x अपॉन टी आ रही है, अब क्या करें? अब रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर नहीं हुई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ROR निकालने के लिए, इसे ROR कहने की आदत डालना, ROR निकालने के लिए हमारे पास क्या आया, ये आया 2x बाई टी इज इक्वल टू 3x बाई टी, और हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके कोफिशिएंट से और इसको डिवाइड कर दीजिए इसके कोफिशिएंट से। हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए उनके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे, हमेशा उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे हमेशा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालने के लिए नहीं करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की बराबर होगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। ठीक है, अब यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, x बाई टी, हाँ x बाई टी। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, समझ में आ जाएगा। दिव्य समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. चलो लिखो, एग्जांपल है N2 plus 3H2 एरो 2NH3। इसका मुझे बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 एंड ROR, सब चीज बतानी है मुझे। तो पहले मैं लिख रही हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, मैं डिसअपियरेंस को डी लिखूंगी, यहां पर जगह कम होती है। तो ये हो गया माइनस डेल्टा N2 अपॉन dt, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये हो जाएगी माइनस डेल्टा H2 अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ appearance of NH3 is equal to plus delta NH3 upon T, डेल्टा T नोट कर लिया। ROR क्या हो जाएगी? ROR हो जाएगी 1 minus 1 by 1 minus 1 by 1 delta N2 upon delta T। मैंने 1 by 1 क्यों लिखा? मैंने इसको इसलिए लिखा था कि तुम्हें समझ में आ जाए कि कोफिशिएंट N2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे ना उसको। ठीक है, आगे माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आ गया? यस मैम, आ गया। चलिए अब मैं एक कॉमन रिएक्शन लिख रही हूँ, उस कॉमन रिएक्शन के लिए देख लो आप लोग, A प्लस B इज इक्वल टू C। अच्छा, अब आपने इतना तो एनालाइज कर लिया होगा कि इस रिएक्शन को बनाने के लिए आपको बैलेंस्ड करने की जरूरत है रिएक्शन को। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड फॉर बैलेंस। ठीक है, तो ROR हो जाएगी हमारी सीधी A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन B, आगे माइनस लगा देंगे, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब मैं कुछ एग्जांपल भेजूंगी आप लोगों को, वो तुम लोग करके दिखाओगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन